हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कृषि। आज की क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन की क्लास चल रही थी और यहाँ पे हम क्या किए थे, थर्ड लेक्चर तक हम कंप्लीट कर चुके, सॉरी फोर्थ लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे। ये फिफ्थ लेक्चर है आपका। यह इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन। तो यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं विंड इरोजन के लिए, विंड इरोजन के कारण, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन। कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो विंड इरोजन के कारण क्या होता है, सॉइल पे इफेक्ट दिखाता है, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपका लॉस ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या होगा, लॉस होगा। न्यूट्रिएंट लॉस होता है सॉइल का। फिर उसका टेक्सचर चेंज भी हो जाता है। देखते हैं तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट जब लॉस होगा तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी लॉस होगा। एब्रेशन को देखते हैं। फिर एयर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन दिखता है। और नेक्स्ट लास्ट है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिपोजिशन। ये भी हमको क्या करता है, देखने को मिलता है किसमें, आपके विंड इरोजन में। हिंदी में देखें तो यहाँ पे दिखता है मिट्टी की हानि होती है, पोषक तत्वों की हानि होती है, बनावट परिवर्तन मतलब टेक्सचर चेंज होता है, उत्पादकता की हानि होती है या कमी आती है। घर्षण देखते हैं यहाँ पे, एब्रेशन, वायु प्रदूषण देखते हैं, फिर अवसादन एवं निक्षेपण देखते हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं अब क्या क्या होता है। लॉस ऑफ सॉइल। सॉइल का लॉस कैसे होता है देखते हैं। The annual soil loss rate is as high as 700 टन पर हेक्टेयर। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि 700 टन पर हेक्टेयर जो हमारा एवरेज सॉइल लॉस दिखाता है। Which has been estimated for highly erodible soils। मतलब इसको बताया गया है कि ये क्या है आपका, हाईली इरोडिबल है ये जो डेटा दे रहा है। ठीक है, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इसके बाद देखते हैं, इवन इन केस ऑफ लेस इरोडेबल सॉइल्स विंड इरोजन में कॉज सॉइल लॉस ऑफ 125 टन पर हेक्टेयर। तो कितना होना चाहिए लेस इरोडेबल सॉइल एरिया में, तो वो होना चाहिए 125 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, इतना ये होना चाहिए। ये भी एमसीक्यू का आपका क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वार्षिक मिट्टी हानि दर 700 टन पर हेक्टेयर तक है, जो अत्यधिक क्षरणशील मिट्टी के लिए अनुमानित है। ठीक है, यहाँ तक कि कम कटाव वाली मिट्टी के मामले में हवा के कटाव से यहाँ पे बताया गया है कि आपका सॉइल लॉस कितना होना चाहिए, 125 टन पर हेक्टेयर। यहाँ पे पर होगा एक वर्ष में मिट्टी की हानि हो सकती है। तो ये क्या है, सॉइल लॉस जो विंड इरोजन के थ्रू दिख रहा है हमको। सेकंड देखते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस। दी कोलाइडल क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर आर इसेंशियल फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर क्या है, इसेंशियल है किसके लिए, सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए। लॉस ऑफ कोलाइडल मटेरियल कॉजेज कंसिडरेबल फर्टिलिटी लॉस। जब कोलाइडल मटेरियल क्या होता है, लॉस होता है, उसी के कारण फर्टिलिटी लॉस भी हमको देखने को मिलता है। कोरस टेक्सचर सॉइल nutrients are easily blown away and the rate of fertility loss is rapid। तो कोरस जो टेक्सचर सॉइल होता है उसके न्यूट्रिएंट जो होंगे वो इजीली क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेट ऑफ फर्टिलिटी लॉस होता है तेजी से। हिंदी में देखें तो खुरदरी बनावट वाली मिट्टी पोषक तत्व आसानी से उड़ जाते हैं और उर्वरता हानि की दर तेज हो जाती है। आगे देखते हैं, टेक्सचर चेंज। टेक्सचर चेंज, द फर्स्ट सॉइल पार्टिकल्स आर कैरीड अवे टू लॉन्ग डिस्टेंस। फर्स्ट सॉइल पार्टिकल्स आर कैरीड अवे टू लॉन्ग डिस्टेंस
distances in suspension and the removal of silt and clay particles leads to change in soil texture। ठीक है, हिंदी में देखें तो पहले मिट्टी के कणों को निलंबन में लंबी दूरी तक ले जाया जाता है और बारीक गाद या मिट्टी के कणों को हटाने से मिट्टी की बनावट में बदलाव आता है। तो वही बता रहे कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मिट्टी क्या होता है, बहुत दूर तक क्या करता है, ट्रेवल करता है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और उसके बाद क्या देखते हैं कि ये डिपोज होने लगता है। ठीक है, उसके बाद फाइन सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल लीड टू चेंज इन सॉइल टेक्सचर, जिसके कारण उस एरिया का क्या होगा, इस एरिया में क्या था, सॉइल था, अब इसके ऊपर क्या आ गए, दूसरे सॉइल आके यहाँ पे जमा होने लगे, इसके कारण इसके टेक्सचर में क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। प्रोडक्टिविटी लॉस, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड चेंजेस इन टेक्सचर रिजल्ट इन पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। आगे देखें, एब्रेशन, विंड ब्लोइंग एट हाई वेलोसिटी abrades to erode the particles at time of occurrence of suspension and saltation। तो जितनी हाई वेलोसिटी होती है वहाँ पे हमको क्या देखने पड़ता है, देखने को मिलता है, तो यहाँ पे निलंबन और लवणीकरण की घटना जो है, जो कणों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, वो देखने को हमको मिलता है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी जैसे जैसे एयर का बढ़ता है या फिर ज़्यादा होता है, उसके कारण आपका जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें एब्रेशन की प्रोसेस होती है, और उसके साथ साथ क्या होगा, तो वो कणों को दूसरी जगह क्या करता है, ले जाने लगता है। ठीक है, सस्पेंशन एंड साल्टेशन के। तो इस टाइम हम देखते हैं क्या हो रहा है इस टाइम में, तो जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या दिख रहा है हमको, तो एयर पॉल्यूशन में हमको दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिपोजिशन। Suspended dust or saltation particles are deposited due to reduction in wind velocity। जैसे ही क्या होता है, विंड ये एक गति से चल रहा है, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हुआ, ऑब्स्टकल कोई भी आया रास्ते में, जिसके कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो मटेरियल होता है उसको वो क्या कर देता है, डिपोज कर देता है। ठीक है, तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड एक्सपोज्ड बेड ऑफ सैंड ड्यून। ठीक है, तो इसके कारण क्या बनेगा, आपका सैंड ड्यून बनता है, पता है आपको, सैंड ड्यून इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, वो बनने लगता है। सैंड ड्यून हैज जेंटल स्लोप ऑफ 5 to 11% इन दी विंडवार्ड साइड, वेरी मच स्टीप स्लोप ऑफ अबाउट 33% इन दी लीवार्ड साइड। तो क्या बोलता है, रेत की टीलों में हवा की ओर, हवा की ओर क्या होगा, 5 से 11% की हल्की ढलान होती है। हवा की ओर मतलब आप क्या देखते हैं, जैसे मान लो के लिए यहाँ से हवा चल रही है, विंड चल रही है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इधर जो होगा ये वाला पोर्शन हवा की ओर, ठीक है, उसमें 5 to 11% का स्लोप देखने को मिलता है। और जबकि इसी को हम क्या देखते हैं, जब विंड वॉर मतलब हवा की ओर 33% की तीव्र ढलान होती है। मतलब जब ये विंड यहाँ से गुजर रहा होता है, जब इधर देखते हैं तो हमको इस साइड दिखता है, वो क्या दिखता है, 33% का स्लोप दिखता है। तो ये जो सैंड ड्यून दिख रहा है आपको, एक रेत का टीला जिसको बोला जाए, उसके एक साइड में 5 to 11% होता है आपका स्लोप, और एक साइड आपको दिखेगा तो वो क्या दिखेगा, पूरा 33% का स्लोप दिखेगा, जो स्टीप स्लोप कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि विंड वॉल साइड क्या होता है,
वेटलैंड दिखता है आपको, ठीक है। जबकि लीवार्ड साइड जहाँ से होके आपका विंड गुजर रहा है वहाँ पे लीवार्ड जब देखते हैं तो उधर ड्राई साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये वाटर एरिया है, वाटर बॉडी। यहाँ से क्या होता है, विंड जो है वो अपने साथ मॉइस्चर को क्या करता है, कैरी करता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन के कारण ये जो बन रहा है वो क्या है, आपका क्लाउड है, बादल है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होने लगता है, बारिश होने लगता है। इस कारण हम क्या देखते हैं कि इस साइड में हमारा क्या दिख रहा है, आपका हरियाली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब विंड क्या करता है, इस साइड जब जाता है, दूसरी ओर जाता है, तो वो क्या करता है, इस साइड मॉइस्चर को नहीं ले जा पाता और ये क्या हो जाता है, ड्राई लैंड में हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ड्राई लैंड ये दिखेगा जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। जैसे आप क्या देखते हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो ये मैकल रेंज है, ये मैकल मैकल रेंज। तो यहाँ से जो हवा आती है, मतलब जो विंड चलता है, वो क्या करता है, जो मानसून है उसके बादल को यहीं तक ले जाता है। और इस साइड जो होता है, जो छत्तीसगढ़ का साइड है, एमपी का साइड तो ठीक है, बारिश हो गया, एमपी और महाराष्ट्र वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ के साइड में क्या होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है। तो ये रेनफेल्ड एरिया में आ जाता है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विंड इरोजन कंट्रोल। तो अब विंड इरोजन के इतने सारे इफेक्ट देखने के बाद हमको क्या पता चला कि इसको कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वाटर इरोजन को था। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं। तो वेजिटेटिव मेजर्स हैं, टिलेज प्रैक्टिसेस एंड मशीनरी टू कंट्रोल द ब्लोइंग, रफनेस द लैंड सरफेस, कंजर्व मॉइस्चर, establish barriers, wind breaks and shelter belts, रिक्लेमिनेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो ये इतने टाइप के आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव मेजर्स। तो वेजिटेशन इफेक्ट मीन्स क्या होता है, ग्रुप्ड इनटू इंटर कील्ड क्रॉप, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड वुडी प्लांट्स सच एज श्रब्स एंड ट्रीज। इन सब का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्रॉप रेसिड्यूज का करते हैं, प्रिवेलिंग सॉइल ब्लोइंग, ठीक है, जैसे मल्चिंग करते हैं वैसे यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यूज का यूज किया जाता है। प्लांट कवर्स एंड रेसिड्यूज आर कैपेबल फॉर टेकिंग अ पोर्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स ऑफ विंड फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स ऑन द इमीडिएट सरफेस। क्या देखते हैं, पौधों के आवरण और अवशेष तत्काल सतह पर मिट्टी के कणों के हवा से प्रत्यक्ष बल का एक हिस्सा लेने में सक्षम है, ठीक है। मतलब प्लांट कवर एंड रेसिड्यूज आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अ पोर्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, प्लांट कवर कर दूँ इस फील्ड में, या फिर रेसिड्यूज को यहाँ पे कवर कर दूँ इस फील्ड में, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस फील्ड में अगर मैं प्लांट को कवर कर देता हूँ, प्लांट कवर कर देता हूँ, या इसमें रेसिड्यूज से जो फील्ड है इसमें कर देता हूँ, पूरा का पूरा रेसिड्यूज से कवर कर देता हूँ। अब यहाँ से जब भी विंड जाएगा तो इसके डायरेक्ट फोर्स को ये क्या करता है, अपने में रह लेता है, अपने में ले लेता है। मतलब कैपेबल है उस फोर्स को क्या करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए, ये बोला जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्लांट कवर और रेसिड्यूज क्या है, आपके इम्पोर्टेंट है, जिसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, वेजिटेटिव मेजर्स में करते हैं। आगे देखते हैं, उसी में है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग आता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग आप सभी जानते होंगे, अ सिस्टमेटिक अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ इरोजन susceptible and erosion resistant crop in relatively narrow strip whose length runs perpendicular to the direction of prevailing wind, ठीक है।
इधर से अगर क्या चल रहा है, विंड चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉप लगाते हैं। ठीक, तो ये जो रो में क्रॉप लग रहा है उसी को क्या बोला गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला गया। The less erodible strips of suitable other crops have some effect in reducing wind velocity across adjacent more erodible strips। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखता है कि हम जो विंड की वेलोसिटी है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और जो इरोडिबल जो हमारा स्ट्रिप था वो क्या हो जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण वहाँ से जो सॉइल है वो कम ब्लो हो पाता है। narrower the strip the more effective they are in reducing erosion। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में नैरोअर स्ट्रिप जो है वो मोर इफेक्टिव है, और जो ब्रॉड स्ट्रिप होगा वो इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से क्या बनता है, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं क्या है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में आगे देखते हैं क्या दिख रहा है आपको। ये एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक साइड में मेज लगाया गया है, सोयाबीन लगाया गया है और ओट्स लगाया गया है। तो 3 क्रॉप आपको दिख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉइल को कंजर्व कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कीप इरोजन टू अ टॉलरेबल लिमिट ऑफ विड्थ ऑफ द इरोजन सस्टेबल स्ट्रिप शुड नॉट बी एक्सीड 6 मीटर। ठीक है, इन सैंडी सॉइल, याद रखेंगे सैंडी सॉइल में वो स्ट्रिप जो है कितना इंक्रीज नहीं होना चाहिए, 6 मीटर, 8 मीटर इन लोमी सैंड एंड 30 मीटर इन सैंडी लोम। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या दिखता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग दिखता है। अब विंड कहाँ से चल रहा है, तो विंड इस डायरेक्शन से चल रहा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। आगे देखते हैं, क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम क्रॉप एक ही क्रॉप लेते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होती है, लेकिन वो सॉइल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मतलब उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। और इस फील्ड में अगर एक फील्ड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन ना लें। मतलब क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, फसल चक्र का मतलब कि अगर मैंने अभी खरीफ में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे चावल लिया है, तो रबी मुझे कोई ना कोई ऐसे फसल लेना पड़ेगा, दलहन फसल, जो उसकी जो फर्टिलिटी है उसको क्या करके रखें, मेंटेन करके रखें, जिससे वहाँ पे क्या होगा, जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, अगर ये हम क्या करें, हमेशा चावल ही लें, तो इससे क्या होगा, आपकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और एक टाइम के बाद आपको क्या लगेगा कि सॉइल जो है हार्ड हो चुका है। स्टबल मल्चिंग, मल्चिंग सब जानते होंगे आप लोग। तो मल्चिंग में हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्रॉप रेसिड्यूज एट द ग्राउंड सरफेस ऑफ अ गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल ग्रोइंग। जैसे ये क्या है, आपका सॉइल प्रोफाइल है, मतलब सरफेस है हमारा, अर्थ सरफेस। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है एक लेयर बिछा देना। ये प्लिंथ का भी हो सकता है, क्रॉप रेसिड्यूज का भी हो सकता है, स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, ये सब चीज़ का हम क्या करते हैं, या लीफ का यहाँ पे मल्चिंग कर देते हैं। ठीक है, ये मल्च हो गया। अब मल्च होने के कारण यहाँ पे क्या दिखता है आपको, मल्चिंग के कारण यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो आपका सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो तो मेंटेन रहता है या इंक्रीज भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या रहेगा, हमेशा बना रहेगा। अब जो नम मिट्टी है उसमें क्या होता है, इरोजन बहुत कम हो पाता है। क्रॉप रेसिड्यूज लाइक व्हीट, स्ट्रॉ, स्टार्क्स ऑफ पर्ल, मिलेट, मेज, सोरगम एक्सेट्रा आर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उसको वहीं छोड़ देते हैं ग्राउंड में।
Residues of crops following harvest continue to protect the soil against wind erosion just as just growing crops. Such residues, if properly managed, can provide excellent control during period between crops. ठीक है, आगे चलते हैं तो टीलेज प्रैक्टिस में देखते हैं। इंक्रीज और रिड्यूस द सॉइल ब्रोइंग प्रॉब्लम। टीलेज प्रैक्टिस क्या करता है? सॉइल ब्रोइंग प्रॉब्लम को इंक्रीज और रिड्यूस भी कर सकता है। मशीन दैट टेंड टू पल्वेराइज द सॉइल टू डिसमिस द वेजिटेटिव कवर इंक्रीज द सॉइल ब्लोइंग। ठीक है, तो अगर इस फील्ड में क्या हो, क्रॉप्स या फिर हम देखें वेजिटेशन है, अब इसको हम क्या कर दें, टीलेज कर दें, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा जो प्लांट लगे थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि सॉइल को ये इजीली क्या कर सकता है, ब्लो करके ले जाता है विंड। ठीक है, टीलेज इक्विपमेंट दैट क्रिएटिंग अ क्लाउडी सरफेस एंड एट सेम टाइम अवॉइड बर्निंग द क्रॉप रेसिड्यूज। ठीक है, तो जुताई के उपकरण जो डेलेदार सतह बनाते हैं और साथ ही फसल के अवशेषों को दफनाने से बचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या दिखता है, यहाँ पे टीलेज प्रैक्टिस दिखता है। आगे देखते हैं सरफेस रफनेस। रेट एट विच सॉइल कैन बी मूव्ड बाय विंड वेरीज इनवर्सली विद द रफनेस ऑफ सरफेस। तो हवा द्वारा मिट्टी के को हिलाने की दर सतह के खुरदरेपन के विपरीत भिन्न होती है। आगे देखिए तो एनी फॉर्म ऑफ रिजिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग इरोसिव विंड टेंड्स टू रिड्यूस सॉइल लॉस। तो प्रचलित कटावकारी हवा की दिशा के लंबवत रखे गए किसी भी प्रकार के रिजिंग से मिट्टी का नुकसान कम हो जाता है। जैसे यहाँ से विंड आपका क्या हो रहा है, चल रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या दिखेगा, अगर मैं रिज बना दिया हूँ इस एरिया में, ठीक है, इस मिट्टी में, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाता है। क्यों, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सरफेस में जो विंड की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इसके लिए दिखता है रफनेस, सरफेस रफनेस करने से इफेक्ट इसका ऐसे दिखेगा। अब देखते हैं क्या, कंजर्विंग मॉइस्चर। मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए द कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर almost importance for wind erosion controls as well as for crop production. Means of conserving moisture fall into categories. कैसे होता है, तो इंक्रीजिंग इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड रिड्यूसिंग इवापोरेशन। मैंने हमेशा बताया है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जब क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम उसको रिड्यूस कर दें इवेपोरेशन लॉस को, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंजर्विंग मॉइस्चर होगा। तो कंट्रोल फार्मिंग, कंट्रोल बर्डिंग, मल्चिंग एंड सेलेक्टिंग सुटेबल क्रॉप्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इसके मेथड्स हैं। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मल्च ऑन द सरफेस द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंजर्व। ठीक, तो मल्चिंग जितना अच्छा करेंगे, हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट इंपॉर्टेंट है। अ विंड ब्रेक इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ बैरियर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड्स इन मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद मैकेनिकल और वेजिटेटिव बैरियर्स फॉर फार्म स्ट्रीट गार्डन्स ऑर्चर्ड्स। तो फार्म स्ट्रीट गार्डन्स और ऑर्चर्ड्स को बनाने के लिए हमको क्या कर देना पड़ता है, एक बैरियर बनाना पड़ता है। उसी बैरियर को क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक बोला जाता है। जो विंड की स्पीड और उसको उसके जो फोर्स है उसको क्या कर देता है, रेस्ट कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है, वही विंड ब्रेक कहलाता है। आगे देखें तो विंड ब्रेक कैसे दिखता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ से देखो आप, दिख रहा है कि यहाँ से विंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं, तो ये क्या हुआ, थोड़ा ऊपर उठा, फिर जैसी इसको दिखा ये नीचे डाउन हुआ। अब नीचे डाउन होने के कारण क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो
विंड वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर आवर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, लेस हो जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्लांट थे। वो कितना हो गया, तो 15 10 to 15 हो गया, ठीक है, मीटर पर आवर। कितना हो गया, फिर ये धीरे धीरे कम होने लगता है, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो विंड इस तरीके से जा रहा है, सामने ट्रीज हैं, इनसे ये टकराएगा, और आपका जो यहाँ पे जो आपका फील्ड दिख रहा है उसको ये क्या कर देता है, इस तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है। तो ऊपर से विंड क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, लेकिन नीचे जो हो जाएगा आपका जो प्लांट लगे हुए हैं उसको वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। आगे देखते हैं शेल्टर बेल्ट क्या होता है। तो शेल्टर बेल्ट आर लॉन्गर बैरियर देन विंड ब्रेक। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये सबसे विंड ब्रेक से क्या होता है, लंबा होता है। कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज इंडेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज इंस्टॉल्ड बाई यूजिंग मोर देन 2 रोज, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मोर देन 2 रोज, मोर देन 2 रोज इसको बनाया जाता है। रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। तो एक या दो से अधिक जहां भी दिखेगा वो क्या होगा, शेल्टर बेल्ट। यूजली एट राइट एंगल, और हमेशा क्या दिखेगा आपको, राइट एंगल का मतलब होता है ये 90 डिग्री में दिखेगा। जैसे ये खेत है, इस खेत के दोनों क्या दिख रहा है, 2 पंक्ति 3 पंक्ति में हम पेड़ लगा देते हैं। तो ये जो 2 पंक्ति 3 पंक्ति में पेड़ लगा हुआ दिख रहा है वो राइट एंगल में मुड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, स्क्वायर शेप में होता है हमारा खेत जो भी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल में आपको क्या दिखेगा, जिसके कारण क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल बेल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड द रोज ऑफ बेल्ट कैन बी डेवलप बाय यूजिंग सर्व एंड ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू। विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स, इसमें देखते हैं। विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ विंड रिड्यूसेस विंड वेलोसिटी नियर द ग्राउंड बाय exerting a drag on the wind and deflecting the wind stream। तो विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट क्या करता है, वेलोसिटी को क्या करता है, जो ग्राउंड सरफेस होता है वहाँ पे ये कम करता है, और कम करने के साथ साथ क्या करता है, जो ड्रैग फोर्स लिफ्ट फोर्स लगता है उसको भी ये क्या करते लगता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, तो यहाँ पे दिखता है डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एंड शेप विड्थ हाइट एंड पोरोसिटी ऑफ द बैरियर। हवा के वेग और दिशा और अवरोध के आकार, चौड़ाई, ऊंचाई और क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट में क्या दिख रहा है, द हायर द एवरेज विंड वेलोसिटी द क्लोजर द बेल्ट। देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये जो बैरियर हमने बनाया है इसको और क्लोज बनाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर हमारे पास विंड वेलोसिटी होगी उतना क्लोज हम इस बैरियर को बनाते हैं। और अदर बैरियर शुड बी स्पेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम ब्लोइंग। तो जो दूसरे बैरियर होंगे वो क्या करते हैं, आपका प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को उड़ने से। शेल्टर बेल्ट का यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो शेल्टर बेल्ट 7 10 7 5 4 3 एंड 2 रोज। मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट इज 24 टाइम्स इन इट्स हाइट। अगर इसका हाइट क्या है, 2 मीटर का प्लांट है तो इसका 25 कर दो, 24 टाइम्स इंटू 2 तो 48, इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 48 मीटर का।
सॉरी लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 48, ये लेंथ होगा। ट्रीज whose expected height is 10 meter require a minimum length of 240 meter, याद रखेंगे इसको। The belt has to be free of gaps and its end should be tapered off to low shrubs. The first step in the successful planting of trees is the selection of adaptable trees for particular sites. हिंदी में देखें तो क्या दिखता है, पेड़ों के समय रोपण में पहला कदम विशेष स्थलों के लिए अनुकूली पेड़ों का चयन करना। मतलब आपके एरिया में जिस हिसाब से आपके पास पेड़ हैं उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्लांट को लगाने से हमारा जो विंड का स्पीड है या विंड की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। रिक्लेमेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, तो यहाँ पे क्या दिखता है, शिफ्टिंग सैंड प्रेजेंट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सैंड जो होता है आप देखेंगे रेगिस्तान के एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में क्या दिखता है, सैंड जो है यहाँ से सैंड स्टॉर्म जो आता है वो बहुत सारे सैंड को ले जाके दूसरी जगह क्या करता है, डिपोज करने लगता है। अब डिपोज करेगा तो सैंड ड्यून बनेगा। अब सैंड ड्यून बन गया मतलब ये क्या है, प्रॉब्लम है। मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो सैंड है, जो आपका डिजर्ट एरिया है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लगता है। तो सैंड इन्वेड रोड्स, रेलवे लाइंस, फील्ड एंड हैबिटेशन। फर्स्ट ऑपरेशन द लेवलिंग ऑफ सैंड क्रेस्ट, देन टिल्ट अक्रॉस द प्रिवेलिंग विंड विथ हैवी प्लाउ और अ डीप फरो कल्टीवेटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर विंड ये चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस में हम क्या करते हैं, प्लाविंग करते हैं, वो भी हैवी प्लाउ से, ताकि जो सॉइल है इसको रफ कर दिए तो क्या होगा, अब सॉइल यहाँ पे उड़ के आएगा और यहाँ पे जमा होने लगेगा। रिक्लेमेशन ऑफ sand dunes, the area is seeded to rapid growing grasses which can thrive under adverse condition। ठीक है, जल्दी से उगने वाली ग्रासेस को हम क्या करते हैं, वहाँ पे उगाने की कोशिश करते हैं, उगा सकते हैं, जिसके कारण क्या हो, जो सैंड ड्यून है वो ज़्यादा फैले नहीं। दिस इनिशियल ऑपरेशन शुड बी डन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द ईयर व्हेन रेनफॉल इज मोस्ट प्लेंटीफुल एंड विंड वेलोसिटी लोएस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कब लगाना है प्लांट। ऑपरेशन शुड बिगिन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द एरिया। ये आपको सैंड ड्यून दिख रहा होगा, मैंने बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है वो 15 to 20% जो स्लोप आपको दिख रहा है ये। ठीक है, अब इस साइड को देखोगे तो क्या दिखेगा आपका, तो वो 30% आपका जो है वो आपको दिख रहा है क्या, कि स्लोप बना हुआ है जो स्टीप स्लोप कहलाता है, और यही आपका सैंड ड्यून है। मेथड एम्प्लॉयड फॉर सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, तो सैंड ड्यून के स्टेबलाइजेशन के लिए अलग अलग मेथड है, जैसे वेजिटेटिव मेथड, केमिकल मेजर्स, स्ट्रॉ और मैट्स, चेकबोर्ड। ठीक है, इसको हम क्या सकते, मैट्स और एंड नेटिंग, इसको देख सकते हैं। फिर केमिकल स्प्रे किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव मेजर्स में क्या होगा, जो प्लांट्स है उसको लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे रेजिंग ऑफ माइक्रो विंड ब्रेक्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये विंड वेलोसिटीज इंटेंसिव एंड रेनफॉल इज लेस देन 300 mm, जहाँ पे इसके ऐसा आपको क्या दिखे, एक सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो विंड ब्रेक बनाते हैं। द रेजिंग ऑफ विंड ब्रेक शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। ठीक है, ट्विंग्स एंड ब्रशेस वुड्स आर इंसर्टेड इनटू सॉइल पैरेलल टू वन एंड अदर अबाउट 5 मीटर स्पेसिंग सरफेस सिग्निफिकेंटली। हिंदी में अगर इसको समझें तो रेत के टीलों के स्थिरीकरण के लिए यह विधि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आम या नॉर्मल है और पसंदीदा है। यह सबसे प्रभावी और कम खर्चीला है।
ये जो वेजिटेटिव मेजर है, ठीक है। प्लांट लगाने हैं, इसमें खर्च ज़्यादा नहीं है। माइक्रो विंड ब्रेक्स इसमें बनाया जाता है। इसे उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है जहाँ हवा का वेग तीव्र होता है, बहुत अधिक, जहाँ पे विंड वेलोसिटी हो, और वर्षा प्रतिवर्ष कितनी हो, तो 300 मिलीमीटर से कम होती है। मानसून की शुरुआत से पहले विंड ब्रेक को का उठान पूरा किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं मानसून की शुरुआत के पहले ही विंड ब्रेक के लिए जो प्लांट लगाने हैं हम उसको प्लांटिंग कर देंगे। टहनियाँ या जो ब्रुश होते हैं या फिर श्रब्स होते हैं कि लकड़ी को लगभग 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समानांतर मिट्टी में डाला जाता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है जो सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आगे देखें, द स्पेसिंग डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इरोसिव विंड वेलोसिटी, इस वेलोसिटी इज मोर स्पेसिंग लेस और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सैंड ड्यून से रिलेटेड। अब सैंड ड्यून्स मतलब वेजिटेशन से। अब क्या देखते हैं, retreating the dunes. In these, the micro windbreaks are retreat again by planting tree samplings and grasses in the space left. The grasses grow in the intersection of plants of windbreak reduce the soil loss from the dunes. क्या बोलते हैं, इसमें बची हुई जगह पर दोबारा पेड़ लगाया जाता है, जो हमारे पास क्या बचा जगह बच जाएगा वहाँ पे फिर से पेड़ लगाया जाएगा, और घास लगा सूक्ष्म अवरोध का उपचार किया जाता है। मतलब जो माइक्रो हमारा विंड ब्रेक है उसको फिर से बनाया जाता है जहाँ जहाँ हमारा जगह बचा हुआ है, जिससे क्या होगा आपका जो विंड ब्रेक द सॉइल लॉस रिड्यूस द ड्यून। आगे देखें, मैकेनिकल मेजर्स में आपको क्या दिखता है, तो स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स दिखता है। 1950 में ये शुरुआत हुआ था। व्हीट और राइस स्ट्रॉ और रीड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली टू फ्रॉम द साइड्स ऑफ चेकबोर्ड्स विच आर टिपिकली 10 to 20 centimeter height. Smaller grids are used in areas where wind are stronger. ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखें तो केमिकल स्प्रे किया जाता है किसके लिए, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के लिए। तो समटाइम्स क्रूड ऑयल्स आर यूज्ड फॉर द सक्सेसफुल स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। द ऑयल्स इज हीटेड टू 50 degree centigrade and spread on the dune at the rate of 4 meter cube per hectare. ये important है। It is a temporary measure lasting only 3 to 4 years. 3 से 4 ईयर के लिए बस चलता है। And during those years, in this expected that the vegetation grow will take place in that area. और हम क्या सोचते हैं कि वहाँ पे अगर ये एरिया, अगर इस एरिया में क्या चल रहा है, केमिकल स्प्रे हम कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है या फिर उम्मीद की जाती है कि वेजिटेशन क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, ताकि क्या हो, ये फिर से हमको करना ना पड़े, और यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होने के बाद हमारा जो विंड के थ्रू जो हमारा क्या होता था, सैंड ड्यून बन रहा था, वो ना बने। This method is costly and suitable only for small areas. तो इस क्लास में इतना ही, जिसमें हमने क्या देखा, पूरा का पूरा विंड इरोजन का जो इफेक्ट था उसको हमने देखा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियोस जब भी आएंगी तो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।